बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी 55 रुपए पाकिस्तान में, यहां नहीं, पाकिस्तान में 55 रुपए बढ़ गई तेल के दाम। और विदेश यात्राओं पर लग गया प्रतिबंध, स्कूल कर दिए बंद, ऑफिस कर दिए 4 दिन सरकार के। और खुद कहां चले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के? सऊदी अरब। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया। ये बुलाया ही है क्योंकि वहां का मीडिया भी यही कह रहा है कि उनकी दावत पे आए। मतलब मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे हमारे प्रधान वजीर आजम गए हैं वहां पर। अब पाकिस्तान के जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, ये और विदेश मंत्री इशाक डार, ये भी साथ में गए हैं। तो अब अभी 4 दिन पहले तो ये गए थे फील्ड मार्शल सर, अभी गए थे कुछ रोज पहले। कुछ रोज मतलब ये 4-5 दिन पहले की बात। और उसके वहां से लौट के आए। ये वहां मांगा है 10 अरब डॉलर का उधार। और उसके बाद फिर कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। अब प्राइम मिनिस्टर गए। ऐसा भी क्या है जो एक मीटिंग में बात नहीं कर पाए पूरी? अच्छा, पहले गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उस वक्त प्रधानमंत्री को ले जाते भाई। इसका मतलब उस दौरे पे कोई ऐसी बात हुई जो कंप्लीट पूरी नहीं हो पाई और फिर प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर गए हैं। आप सब जानते हैं कि इस युद्ध में बड़ी बुरी गर्दन फंसी हुई है। हर जगह ही गर्दन फंसाता है पाकिस्तान जाकर के। अमेरिका से दोस्ती की तो वहां पर ट्रंप ने वसूली मांगी हुई है इनसे अफगानिस्तान में। और यहाँ इस लड़ाई में इन्होंने पैक्ट किया सऊदी अरब से, वो तुम पर हमला, हम पे हमला मानेंगे हम, और हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। तो उसने कहा हमला हो गया, आप मदद के लिए आओ। तो मदद के लिए कैसे आओ? वो ईरान है, ईरान के साथ भी बॉर्डर लगता है 700 किलोमीटर का पाकिस्तान का। कुछ वहाँ किया तो ईरान इतना मारेगा इनको, और भी एक जंग चली गई है अफगानिस्तान से। खैर एनीवे, आप ये देखिए टीवी उनका कैसे अनाउंस कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़ी विजिट पर गए हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए सुनाया कि खबर तो मैं भी बता चुका था कि वो गए, लेकिन वहां अनाउंसमेंट ऐसे की गई कि वो कोई बहुत बड़ा रोल अदा करने गए हैं। जैसे इस लड़ाई को रुकवाने में पाकिस्तान ही है जो सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान चाहेगा तो युद्ध रुक जाएगा, ऐसा वहां पर पेश किया जा रहा है अपने देश के रोल को लेकर के। असलियत क्या है वहां के कुछ एक पत्रकार बता देते हैं। तो उन्होंने कहा हम गए हैं फंस, और फंसे हम इतने बुरे हैं कि इस लड़ाई में अगर हमने जरा भी ईरान को छुआ तो हम जलेंगे। और सऊदी अरब अब ढूंढ रहा है किराए के सिपाही, और किराए की सिपाही हम ही हैं। और कौन है? पाकिस्तान ही है इस लड़ाई में। इसलिए उसने हमको वो वहां बुलाया है। और हम अमेरिका के बुरे नहीं बन सकते, हम सऊदी के बुरे नहीं बन सकते, हम ईरान के बुरे नहीं बन सकते। हम तीनों जगह फंसे हुए हैं। करें तो करें क्या? 2 बार उन्होंने कहा हम फंस गए हैं, और उन्होंने ये कहा 2 बार उन्होंने हमें बुलाया। मतलब सऊदी ने 2 बार पाकिस्तान को तलब किया कि आओ आप बताओ, तुमने ये जो मुआहिदा किया था, जो अग्रीमेंट किया, अब इसको निभाओ आकर के, हम पर हमला हो रहा है। और उन्होंने क्या कहा? ये हमने फोर्स ही नहीं किया कि ऐसे हालात भी बनेंगे। पिछले साल ही तो हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर। तो इनको लगा बात खत्म हो गई, अब दोबारा ये कभी नहीं होगा। जब सऊदी अरब के साथ पैक्ट कर लिया, ये सोच के किया कि हमारी इंडिया के साथ लड़ाई होगी तो ये भी हमारी मदद करेगा। उससे पहले उसकी मदद का मौका आ गया, अब गए फंस। सर इसे कहते हैं सर मुड़ाते ही उड़े पड़े, वो वाली कहावत यहाँ हुई। सही। और नहीं, जैसे पाकिस्तानी टीवी तो ऐसे दिखा रहा हो जैसे कोई बहुत बड़े बादशाह। हाँ, दावत ऐसे उनकी दावत पे बुलाया। अंग्रेजी में समन बोलते हैं क्या? पेशी पे गए हैं। पेशी पे गए। बिल्कुल सही बात है। जैसे गांव का राजा, गांव का जो जमींदार उम्मीदवार पहले हुआ करता था, बुला भेजता था कि जरा उसको बुला करके ले आओ। हमारे गांव में भी हुआ करता, जरा उसको बुला करके लाना तो जरा सा, और उसको सूचना पहुंचती थी, वो दौड़ा दौड़ा चला आता था। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप के बुलावे को ठुकरा देते हैं। ठीक है, ट्रंप बुलाते हैं और कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम कहीं और व्यस्त हैं, हमको नालंदा में अभी रैली करनी है और हमें उड़ीसा जाना है, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। एक दूसरा प्रधानमंत्री है जो सऊदी अरब बुलाता है और चले जाते हैं। वाकई स्थिति जो है पाकिस्तान की आज अजीबोगरीब स्थिति में पकड़ी है। न वो अमेरिका से बैर ले सकता है, न वो इजराइल के साथ खड़ा होने की जरूरत उठा सकता है, क्योंकि जैसे ही उसको इजराइल के साथ खड़ा होने की, ये सऊदी के पक्ष में भी यदि वो बात करता है, खड़ा हो जाता है, तो ईरान के खिलाफ खड़ा होता है। ईरान कल जाकर के पूरी इस्लामिक दुनिया में उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ देगा कि देखिए ये वो ताकतें हैं जो यहूदियों के साथ खड़ा हो गया। जो इस्लामिक मुल्कों के साथ इतना जुल्म करता हो, उसके साथ जो है वो मामला वो मुस्लिम उम्मा वाला भी तो है ना। मैं वही बात कर रहा हूं। मुस्लिम उम्मा के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड की जो सॉलिडरिटी है
वो भी एक सवाल पैदा करता है कि भाई ज्यूज के अगेंस्ट लड़ रहे हो ना, ईरान यही बता रहा है ना सर। इसी को लेकर हम लड़ किसके अगेंस्ट, हम तो ज्यूज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इसको लेके एक और मेरे पास बयान है, वो मैं दिखाता हूं आपको। बिल्कुल यही बात जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जो मुस्लिम दुनिया है इसकी एकता पर ये सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा आघात है। अब वहां पाकिस्तान में ये भी डिस्कशन चल रही है। अच्छा, मैं ईरान के मामले में पाकिस्तान की खबरें आपको ज्यादा इसलिए भी दिखाता हूं क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ लाइन पर है ना, उसके स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, हमसे तो बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं। हमारा तो ये ऑयल तेल यही मामला है, इससे ज्यादा नहीं है। उसका तो जमीन मिली हुई है, उसके ऊपर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो जंग में उसको कूदना पड़ेगा या जंग उसके ऊपर आ जाएगी। इसीलिए वहां जो बातें होती हैं वो उस नजरिए से बड़ी मतलब वो अंदर की बात निकालने की कोशिश करते हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि ये बताएं कि ये ईरान ने अपने सारे पड़ोस के ऊपर हमले किए, वो क्यों नहीं पलट के हमला कर रहे हैं? बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, ये जहाँ गए हैं, सऊदी अरब, ये ईरान पे हमला क्यों नहीं कर रहे? ये वहीं से हमले हो रहे हैं इनके यहाँ से जहाँ पर अमेरिका की बेसेस हैं। इनका कोई जहाज़ हवा में नहीं उड़ रहा है, इनकी कोई मिसाइल नहीं चल रही है, ये केवल डिफेंसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं। मिसाइल आती है तो गिरा देते हैं या ड्रोन आता है तो गिराते हैं। तो वहाँ ये पूछा कि क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा आप कल्पना कीजिए अगर ये सारे देश मिलकर ईरान पे हमला कर दें, सारे मुस्लिम देश मिलकर ईरान पे हमला कर दें जो ईरान चाहता है, तो होगा क्या? आज ईरान की सारी जनता, उसके अंदर मैसेज ये जाएगा हम शिया हैं और ये सारे सुन्नी देश हैं। ये शिया सुन्नी का मामला बन जाएगा और वो पूरी तरीके से वो विक्टिम मोड में आ जाएगा ईरान। वहां की जनता, वो ये देश नहीं चाहते हैं कि हम पे ये इल्जाम लगे कि हमने एक बरादर इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला किया। और इस बीच ईरान के तेहरान शहर में प्रदर्शन हो रहा था, वहां एक बड़ा धमाका हुआ है, उसकी तस्वीरें आई हैं। रैली के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यूएस और अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। ये देखिए आप तस्वीर। शहर के बीचों बीच, इमारतों के बीचों बीच ये रैली निकल रही है और पीछे आप देख रहे हैं बम फटते हुए। तो ये होती है लड़ाई जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये एक तस्वीर है, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हमने इतनी चर्चा की, उसकी तस्वीरें बिल्कुल क्लोज से देख लीजिए, नजदीक से, जिसको लेकर पूरी दुनिया में संकट खड़ा हो गया है तेल का। हॉर्मूज के पास कैसे ईरानी गार्ड्स बिल्कुल वहां जहाजों के बीच गश्त कर रहे हैं, उनके बिल्कुल नजदीक तक पहुंच पा रहे हैं और क्यों उन्हें खतरा महसूस ना हो, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली तस्वीर दिखा दीजिए। एक उनका मीडिया कर्मी जो है, ये वो बसीज फोर्स है आईआरजीसी के अंदर जो काम करती है, उसकी बोट में सवार होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास पहुंचा है। वो हमने उसको ट्रांसलेट भी किया है आपके लिए, देखिए। بسیج بندر عباسن، قایق‌های تندرویی که بهشون میگن مدافعین خلیج فارس. بسیج دریایی سپاه گفته 14 تا نفتکش زده که 2 تاش نفتکش آمریکایی بوده. آره داریم میریم به اون سمت، انشالله که بتونه تصویر بگیریم. میریم به سمت تنگه. این الان جزیره هرمزه، جلوی ما الان تنگه است. اونجا جزیره دانکه، این ارتفاعاتیه که سپاه مستقر شده. دیگه سریعتر برید، اینجا بهوادا میاد، تو نترس، آبتو خوب ببند. اینا رو تکون میکنه میزنه سپاه. اینجا همینطوری کار میشن. अब इस तस्वीर से क्या पता लगता है सर? ये बसीज फोर्स जो है, मतलब आईआरजीसी शिप्स के बगल में घूम रही है, तो क्यों खतरा नहीं होगा? और कहाँ यहाँ अमेरिकी कहाँ है यहाँ पर जो बचाने वाले थे और यहाँ से टैंकर निकालने वाले थे? हम वही चर्चा कर रहे थे ना कि ये लोग उसी तरह से पूरे कब्जे में रखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, और वहाँ से निकलना बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके चाहे नहीं हो सकता। उसके लिए तमाम तरीके की कोशिशें भले ही की जाए। अब वो बम बरसा दें जैसे अभी वहाँ हो रहा है तो अलग मुद्दा है, लेकिन वो पूरी तरह से उनके कब्जे में है और उसको उससे निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इसीलिए सारी दुनिया उनके भरोसे बैठी है कि तेल को कैसे निकलेगा, शिप्स कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, और वो निकालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप जी कि ये जो, और ये मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ कि ये केवल अभी की स्थिति नहीं है, वहाँ पर रेगुलर इसी तरह से रखते कब्जे को, क्योंकि पूरी जो जगह है वो उनके कंट्रोल में है।
ईरान के। 20% तेल वहां से गुजर रहा है और वो पूरा ईरान की निगरानी में हो रहा है। तो ये आपने अभी की स्थिति देखी, युद्ध के बीच की वो स्थिति। जो एरिया है ना जी, वो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। 33 किलोमीटर एक नहीं, 33 किलोमीटर में वो जहाज नहीं जा सकता है। वो शिपिंग लेन और छोटी है। शिपिंग लेन 4 किलोमीटर है। ठीक। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस वक्त ईरान के अंदर फैसले कौन ले रहा है, हमला कहां कैसे करना है, इसके निर्णय कैसे हो रहे हैं। ईरान खूब पलटवार कर रहा है, कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। ट्रंप और नेतन्याहू की सेना के हमले में ज्यादातर ईरानी टॉप लीडर्स भी मारे जा चुके हैं, कमांडर्स मारे जा चुके हैं। ट्रंप रोज कहते हैं मैं इनकी 2 लेवल ऑफ लीडरशिप खत्म कर चुका हूं। अब सवाल है कि फिर ये जंग लड़ी कैसे जा रही है ईरान के द्वारा। एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि ईरान कोई सुसाइड मिशन पे नहीं है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं ये ऑटो मोड पर चला गया ईरान। ये कहा जा रहा है कि कोई इस जंग को मतलब ऊपर से आप मिलिट्री लीडर्स को अगर आप असैसिनेट भी कर दें तो आप ईरान को रोक नहीं पाएंगे। इसके पीछे वजह यह है कि जो IRGC की फॉर्मेशंस हैं वो पूरे देश में डिसेंट्रलाइज करके बना दी गई हैं। एक्चुअली 2003 में जब सद्दाम हुसैन की सत्ता गई तो 3 हफ्ते में वहाँ हमले के बाद सद्दाम हुसैन जो है वो सत्ता से ख़त्म हो गए। उसके बाद ईरान के एक IRGC के एक जनरल थे मोहम्मद अली जाफरी। इन्होंने 4 साल लग के एक ऐसी सैन्य संरचना तैयार की कि अगर कोई टॉप कमांडर मारा भी जाए तो कमांड स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने पूरे ईरान को 30 इंडिपेंडेंट प्रांतों में डिवाइड कर दिया कमांड के हिसाब से। हर कमांड का अपना हेडक्वार्टर, उसके पास अपनी मिसाइल की खेप, अपने ड्रोन, अपनी बोट्स और पहले से दिए गए लॉन्च ऑर्डर्स लिफाफे में बंद कि अगर मान लें कभी सुप्रीम लीडर को कुछ हो जाए तो तुम्हें क्या करना है। ये सील बंद लिफाफे में उसके ऑर्डर्स उसको पहुंचा दिए जाते थे। अब अगर सुप्रीम लीडर मारा गया जैसे इस केस में हुआ तो भी उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, उसके ऑर्डर्स उसके पास थे और वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। अब कहा यह जा रहा है अगर राष्ट्रपति भी चाहे तो उस कमांडर को ऑर्डर नहीं कर सकता कि तुम फायर करोगे कि या नहीं करोगे। याद कीजिए एक दिन टीवी पे आके इनके प्रेसिडेंट ने अभी हफ्ता भर पहले ऐलान किया कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे और तुरंत दुबई पे हमला हो गया था। तो ये बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल ऑटोनॉमसली काम कर रहे हैं इस वक्त उनके कमांडर्स। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि तेहरान में मेरा राष्ट्रपति है कि नहीं है, तेहरान में मेरा आर्मी चीफ है कि नहीं है। उस कमांडर को उसके ऑर्डर पता है। IRGC और ये पूरा सिस्टम भी मल्टी लेयर्ड है। जैसे खामनेई साहब का मतलब जो भी हुआ, उनका खात्मा किया गया, मौत हुई, तो उसके बाद कोई क्राइसिस नहीं हुआ ना, कि वहाँ पर पूरे मल्टी लेयर्ड। और अभी जैसे मौजूदा की भी मान लीजिए तबीयत खराब चल रही है या क्या है, तो उसके आगे का सिस्टम भी वो भी तैयार है उसके बाद के बाद। त्रिपाठी जी नहीं, उसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि एक वो लगातार वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ठीक है कि हमला इस तरह से युद्ध बीच बीच में होता है, लेकिन लड़ाई तो वो लगातार लड़ रहे हैं। उनके यहाँ जो जिसको कहते हैं ना चेन ऑफ कमांड जो है वो एक तरह से तय है कि इसमें कभी भी कमांड में से ऊपर से 5 लोग निपट सकते हैं। अब अगर 25 लोगों में से लगभग 14-15 लोग मारे जा चुके हैं, नया खामेनेई उनका बनता है और वो बनते ही घायल है या कोमा है या कह रहे हैं हम ठीक भी है तो चेहरा नहीं दिखा पा रहा है, तो इसका मतलब स्थिति उनकी ऐसी है। लेकिन जो कमांड है वो ऑटोमेटेड हो गई, वो पायलट मोड पर इसीलिए चली गई क्योंकि सब कुछ तय है, उनको पता है कि यहां हमको करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिका के बेसेस को बहुत पहले चिन्हित कर लिया। उनकी अमेरिका की तैयारी ये थी कि हम इतने दिनों में ईरान को तबाह करेंगे। उनकी तैयारी ये थी कि ये जैसे ही ये हमला होगा हम अमेरिका के बेसेस को तैयार करेंगे, फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसको तबाह करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करना ये छोटा मोटा फैसला नहीं, ये बहुत बड़ा है। और जो विजय जी कह रहे थे, मैं उसमें रिपोर्ट पढ़ा तो एक बड़ा मतलब विचित्र सा है वो, जैसे वो सस्ते ड्रोन बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, उन्होंने समंदर के अंदर उस जगह पे वो ड्रोन बना दिए। माइंस वाला एक मसला अलग है, वो छोड़ते हैं नीचे, कंट्रोल रहता है और जहां उनको जहाज लगा कि ये उनके, तो उसके जाके नीचे उसको धमाका कर देता है। अगर इस स्थिति में कोई मतलब वहां बन जाए और वहां पर अमेरिका किसी की तैनाती परमानेंट नहीं कर सकता, वो समझ लीजिए उनके पास वो गुंजाइश है ही नहीं। अगर होती तो वो कर सकते, और एस्कॉर्ट करने वाला उससे ज्यादा इम्प्रैक्टिकल आइडिया तो है ही नहीं। कोई विद्रोही अभी ईरान की चंगुल से नहीं छोड़ाई जा सकती, एकदम असंभव है। वो एक ही तरीका है कि उसका एक किनारा वो अमेरिका कब्जा कर ले और वहां वो बेस बना ले, जो एक तरफ का उनका ईरान जंग ये चल रही है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर वही हरकत की जिस पर उसका जोर चलता है। रमजान के महीने में एक बार फिर अफगानिस्तान पर उसने बॉम्बिंग की है। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर फाइटर जेट से बम गिराए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने काबुल से लेकर कंधार तक हमले किए हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पख्तिया और कई और एरियाज के अंदर एरियल बॉम्बिंग की है, नागरिकों को निशाना बनाया है। कंधार एयरपोर्ट के बाद प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के तेल डिपो को निशाना बनाया।
पाकिस्तान के हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान ने कहा है कि इसका बदला भी वो ज़रूर लेगा। लेकिन मैं आपको एक इससे जुड़ा हुआ मामला आगे दिखाता हूं, क्योंकि ये सब आसिम मुनीर करवा रहा है। अगला जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूं। एक इनके जर्नलिस्ट ने दावा किया कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनके घर पर मैं एक बार बैठा हुआ था और वहाँ इमरान खान ने मेरी मौजूदगी में ये बताया कि आसिम मुनीर से पहले जो आर्मी चीफ थे बाजवा, जनरल बाजवा, इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि कभी आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये आदमी जहनी तौर पर बीमार है, मेंटली अनस्टेबल है ये आदमी। ये एक आदमी, ये वो बता रहा है जो उस जगह मौजूद था, उनकी मौजूदगी में इमरान खान ने कहा। और वो कहते हैं कि वो बात बिल्कुल ठीक साबित हुई, क्योंकि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी ही पैदा कर सकता था और उसकी वजह, और वो आदमी है आसिम मुनीर। अभी तो काबुल के 21वें जिले में पाकिस्तान ने फाइटर जेट के जरिए एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें 2022 में बनी गाला में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी था, मोहम्मद मालिक भी थे। इमरान खान ने बातें करते करते एक बात ये भी कही कि जनरल बाजवा हमें ये कहते थे, जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए इसलिए कि आसिम मुनीर जहनी तौर पे स्टेबल नहीं है, इसलिए कि ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और ये अजीब अजीब बातें करता है। आर्मी चीफ बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाएगी। और बात तो बिल्कुल सही साबित हुई है। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने अगर इस किस्म की प्रोफेशनल बात की थी अपने प्राइम मिनिस्टर से तो उन्होंने बात तो बिल्कुल सही की थी। अब आप सोचिए कि आपके पड़ोस में एक ऐसा आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, जो उनके लोग कहते हैं कि मेंटली और इमोशनली अनस्टेबल है। समीर जी, पाकिस्तान में मेंटली स्टेबल कौन है सर? आसिम मुनीर अगर है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के जितने हुक्मरान हैं सभी लगातार अनस्टेबल रहे और जब ये पाकिस्तान की हालत है। अगर वो मेंटली स्टेबल होते, अपने देश के बारे में सोचते तो आज पाकिस्तान की हालत नहीं होती। और ये ठीक है कि आसिम मुनीर के बारे में जो कहा गया है कि भाई जब बाजवा साहब थे तब जो इमरान खान को उन्होंने ये कहा था, लेकिन अब सरकार ऐसी है कि पूरे पगलों की भर्ती है तो सब एक से बढ़कर एक है, जिस तरीके से चला रहे। तो पाकिस्तान की हालत यही है कि आप इधर बलूचिस्तान से भी पिट रहे हो, उधर आप अफगानिस्तान से भी पिट रहे हो और फिर अफगानिस्तान पे हमने हमला कर दिया और फिर अफगानिस्तान ने कहा कि इसका सबक सिखाएंगे। तो आने वाले दिनों में हम फिर देखेंगे अफगानिस्तान ने घर में घुस से कैसे पाकिस्तान को मारा है। तो पाकिस्तान को तो पिटना है, वो बलूचिस्तान से भी पिटेंगे, अफगानिस्तान से पिटेंगे, वो भारत से पिट चुके हैं। सर एक खबर, इस पर एक रिएक्शन मैं लूंगा जरूर आपका प्रोफेसर साहब। द 100 लीग होने वाली है, द 100 2026 लीग, क्रिकेट लीग होने वाली है और इसमें एक इंडियन फ्रेंचाइजी, इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजी है सनराइजर्स लीड्स। इसकी मालिक हैं काव्या मारन। अच्छा, उन्होंने एक पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को 2 करोड़ 34 लाख रुपए में खरीद लिया। ये इंडिया में नहीं खेली जानी लीग, ये यूके में खेली जानी है, लेकिन ये नाम कल से काव्या मारन ट्रेंड कर रहा है भारतीय सोशल मीडिया पर। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदे जा रहे हैं, पाकिस्तानी छोड़िए अब तो बांग्लादेशी नहीं खरीदे जा रहे हैं। बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल से हटाया तो बांग्लादेश की टीम T20 से आउट हो गई। हमारे यहाँ पर इसकी ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्यों पाकिस्तानी प्लेयर को एक इंडियन फ्रेंचाइजी ने जो है वो खरीदा। क्या ये नहीं करना चाहिए अब हमें ये काम? भारत का मानस तो यही है, देश के लोग तो सोचते तो इसी दिशा में हैं और मुझे लगता है कि यदि वाकई उनकी प्रतिबद्धता भारत के साथ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भारत के पास के लिए उनकी प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि भारत के लोग आज भी पाकिस्तान के साथ उस मिजाज के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है जो पहले थे। और ऐसी स्थिति में एक पाकिस्तानी स्पिनर को अपनी टीम में लेना, मुझे लगता है कि भारत सर इस पर कमेंट आपका? ये मसला संवेदनशीलता का है कि जब देश इस तरह से सोच रहा हो कि भाई पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खड़ा होना है तो सोचना चाहिए, कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि इस तरह से खड़ा है। लेकिन मैं भारत के साथ उनकी प्रतिबद्धता नहीं है ऐसा नहीं मानता कि ये जो भी सनराइजर्स है वो अलग, लेकिन फिर भी देश की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए। हर बात पर जबरदस्ती की सब विरोध, ये विषय आना ही नहीं चाहिए। विषय नहीं आना चाहिए। ये मतलब बहुत ही मूर्खतापूर्ण जो क्या भी जरूरत क्या है इसके ऐसी चेयरपर्सन और जिनकी टीम है, क्या आप पाकिस्तानियों को खिलाने लगते हैं? कौन सी ऐसी कमी खिलाड़ियों की भारत में या दुनिया में?